हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा जेईई मेन 2020 का पेपर जो 2 सितंबर को है। 2 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ पेपर को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसा है और जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हम लोग सारा कुछ देखते हुए जाएंगे कि जो प्रॉब्लम है वो किस चैप्टर का है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका प्रोबेबिलिटी का, है ना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आप बोल सकते हो काफ़ी सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको है। मैंने जो पढ़ाया हुआ है प्रोबेबिलिटी, उसमें मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ विच इज़ चेन मेथड और ट्री मेथड। एनीवे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी उसको। सवाल क्या है, बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 20 कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 31 to 50. A box is selected and a card is drawn. If the number on card is non-prime, then what is the probability that it came from box 1? है ना। एक्चुअली में ये बेस थ्योरम का सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा देखो। सिंपल एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एकदम अपन लोग बच्चा जैसा बनाएंगे। अपन क्या करना, पहला जो स्टार्ट करना है, बॉक्स 1 कंटेन्स 30। हमारे पास 2 बॉक्स हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स में से मेरे को एक बॉक्स चूज़ करना है। मैं बॉक्स 1 भी चूज़ कर सकता हूँ, बॉक्स 1 भी चूज़ कर सकता हूँ और क्या चूज़ कर सकता हूँ, बॉक्स 2। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 बॉक्स है और 2 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। आपका आंसर होगा सर 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लियर। उसके बाद अब क्या है, बॉक्स 1 में जो है वो कार्ड्स हैं, उसमें क्या है 30 कार्ड्स मार्क फ्रॉम 1 to 30। इसमें जो है 1 से 30 तक कार्ड है और इसमें 31 से 50 तक। इसमें बोला कि इफ़ द नंबर ऑन द कार्ड इज़ नॉन प्राइम, एक कार्ड जो है इन दोनों में से किसी में से भी एक कार्ड हम निकालते हैं और वो हमको मिल जाता है नॉन प्राइम नंबर। आपको बतलाना है कि वो कार्ड जो है वो बॉक्स 1 से ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स 1 में हमारा प्राइम नंबर कितने हैं। प्राइम नंबर 1 से 30 के बीच में कौन कौन सा होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29। ठीक है। हाँ, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि उसका जो फैक्टर है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, द नंबर इटसेल्फ एंड द 1। 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, इसलिए वो आपका जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। कितने प्राइम नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर हमारे हैं। इसमें से यदि मैं कोई कार्ड इसमें से ड्रॉ करता हूँ, या तो कार्ड हमारा नॉन प्राइम हो सकता है या तो प्राइम हो सकता है ना। इसमें से कोई कार्ड मैं ड्रॉ करूं और उस कार्ड के प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कार्ड में 30, आपके इस बॉक्स में 30 कार्ड हैं और 30 कार्ड में हमारे 10 प्राइम नंबर हैं। द प्रोबेबिलिटी इज़ गोइंग टू बी 10/30 और इसका देखें हो जाएगा 20/30। सेम केस यदि यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लिखेंगे नॉन प्राइम और प्राइम, है ना। अब देखते हैं इसमें कहाँ से 31 से लेके 50 तक। 31, उसके बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 भी नहीं, 41, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47,
47, 48, 49 एंड 50। सो देखो कितने प्राइम नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्राइम नंबर है और इसमें टोटल कार्ड्स कितने हैं? सो 31 से 50 मतलब 20। सो द प्राइम नंबर द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 5/20 और इसका हो जाएगा हमारा 15/20। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या कि हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है, इफ़ द नंबर ऑन द कार्ड इज़ नॉन प्राइम, बोल रहा है कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो नॉन प्राइम है। सो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना। सो व्हाट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉन प्राइम नंबर? सो टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकालें, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2 इंटू 15/20 प्लस 1/2 इंटू 20/30। और ये किस में से है आए? सो बॉक्स 1। सो बॉक्स 1 कहाँ है? सो बॉक्स 1 में नॉन प्राइम जो आपका नंबर है वो आने का प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज़ 1/2 इंटू 20/30 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 एंड दिस इज, यदि हम 1/2 कॉमन ले लें, सो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2/3। सो देखो कितना हो जाएगा, 9 + 8 17/12। तो लिख सकते हैं इसको 24/17 इंटू 1/3। सो दिस इज 8/17, 8/17। सो द आंसर इज 8/17, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है प्रोबेबिलिटी का सवाल है, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें केवल बेस थ्योरम लगाना है और ऐसे हम लोग को ट्री बना के आगे निकल जाना है। जो रिक्वायर्ड है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो बहुत ही सिंपल से सवाल पूछा था। सेकंड जो है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। सो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 1 - x। सो ये भी सिंपल ही प्रॉब्लम है। इसे बस आपका टेस्ट करना चाह रहा है मॉडुलस, कि आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। यदि आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारा मॉडुलस का जो लेक्चर है वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसमें हमने इस तरह के मॉडुलस के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। सो ये मॉडुलस वहाँ से बना सकते हो। सो मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मॉडुलस ऑफ x - 1 - x का मॉडुलस, इसको पहले तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस मॉडुलस पे काम करते हैं। सो दिस मॉडुलस इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो मॉडुलस ऑफ x - 1 - x कब? जब ये वाला मेरा पॉजिटिव हो, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। और कब ये माइनस कब होगा? -x + 1 - x व्हेन x इज लेस दैन 1। ये मॉडुलस का हमने बस प्रॉपर्टीज लगा दी है ना। सो ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल आउट एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 when x is greater equal to 1 and this is modulus of 1 minus 2x when x is less than 1। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। सो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, एक स्टेप और लेके चलते हैं। सो ये लिखेंगे 1 when x is greater equal to 1 और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज गोइंग टू बी 1 minus 2x when 1 minus 2x is greater than or equal to 0। This is going to be minus 1 minus 2x when 1 minus 2x is less than 0। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि x should be less than 1, x should be less than 1। So एक स्टेप और ले लेते हैं इसमें, सभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा।
सो इसको लिखेंगे, सो आप लिखो, सो 1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो 2x इज लेस दैन इक्वल टू 1, x इज लेस दैन हाफ, सो x इज लेस दैन इक्वल टू हाफ, है ना। और इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन में लिमिट होगा, सो इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो है 0 से लेके 2 तक, है ना। इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो लिमिट है 0 से लेके 2 तक, सो वो इंटीग्रेशन में लिमिट छूटा हुआ है, सो हाफ और दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 व्हेन x इज लेस दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 1 एंड देन हाफ। सो देखो भैया, आपका जो ये हमारा मॉडुलस था वो ऐसे टूट गया, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन में रख देंगे, अब तो एक लाइन में बन जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अब इसको तोड़ेंगे, सो कहाँ से लेके जाएंगे, 0 से लेके हाफ तक, सो 0 से हाफ तक में मेरा है 1 माइनस 2x dx प्लस हाफ से लेके 1 तक क्या है 2x माइनस 1 dx, और प्लस 1 से लेके 2 तक में क्या है सिंपली 1 इंटू dx। सो दिस इज गोइंग टू बी, सो 1 का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से हाफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x from half to 1 and plus x from 1 to 2. So value रखो, this is 1 by 2 minus 1 by 4, 1 by 2 minus 1 by 4 and minus 0 and plus 1 रखते हैं, so 1 minus 1 is 0 and minus 1 by 4 minus 1 by 2 plus 2 minus 1, सॉल्व करें, सो 1 by 2 minus 1 by 4 is 1 by 4 plus 0 and this is going to be 1 by 4 minus 1 by 2 is minus 1 by 4 minus minus plus 1 by 4 and plus 1 and this is going to be 3 by 4, 3 by 2 I think. This is 3 by 2, 1 by 4 is 1, this is 1 by 2 plus 1 which is equal to 3 by 2. So the answer is again D. So this is the problem. So ये problem काफ़ी easy है, मेरे को लगता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी वगैरह है नहीं। यदि किसी का मिस्टेक हुआ होगा सो ये जो हमारा मॉडुलस को तोड़ने में जो है ये इस वाले पोर्शन में ही आपका मिस्टेक हुआ होगा, है ना। अदरवाइज दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। सो अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो अगला जो सवाल है हमारा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें दिया हुआ कि इफ़ 1 प्लस साइन एक्स टी वाई, सो लेट मी 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस वाई is into dy by dx is equal to minus cos x such that y0 is equal to 1, y pi is equal to a and dy by dx x is equal to pi is equal to b, then a comma b is, है ना। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो भैया ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। सो फर्स्ट पहला जो हमारा काम होगा वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन, कि इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा सिंपल इक्वेशन आएगा वो क्या होगा। सो चलो सॉल्व करते हैं, खुद से ट्राई जरूर करना। ये सारे मतलब आपके है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के सवाल हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हमको जो सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई dx is equal to minus cos x, है ना। ये चीज़ दिया हुआ है,
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अपन लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो y वाला एक साइड, x वाला एक साइड। सो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। सो मैं लिखता हूँ dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos x बाई 1 प्लस sin x dx। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 प्लस वाई टी वाई, सो दिस इज ln 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको करेंगे, इसको z मानोगे, सो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू z। सो cos x साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dz। सो दिस इज माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या, मैं लिख लेता हूँ ln 1 प्लस साइन एक्स, और एक हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। सो लेट से ln c। सो आप लिख सकते हो 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c, एंड दिस इम्प्लाइज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस साइन एक्स। सो ये हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को है ना सॉल्व करने के बाद ये जनरल सॉल्यूशन मिला है। जनरल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको कंडीशंस दिए हुए हैं कि y एट 0 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू यदि हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 है। सो इसी हम 0 रखते हैं, सो साइन 0 इज 0, सो दिस इज c बाई 1 इज c, एंड द y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज 2। सो चलो मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ। सो y 0 इज इक्वल टू 1, सो हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, सो दिस इज 1 c, सो c इज इक्वल टू 2, है ना। सो हमको इक्वेशन क्या मिल गया, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स। सो ये हमको एक इक्वेशन मिला। अब इसी के बाद आगे में पूछा है कि y ऑफ पाई इज इक्वल टू a एंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू b, देन a कॉमा b इज। अब तो ये कुछ है ही नहीं। अब तो पहले बोल रहा है कि यहाँ पे y पाई मतलब x इज इक्वल टू पाई रखें तो y का वैल्यू हमारा a है। सो चलो रखते हैं। यदि हमको बोला गया है कि y ऑफ पाई इज इक्वल टू a, सो वैल्यू यदि हम रखें, so x is equal to pi, so sin pi is how much, sin 0 is 0, sin pi is 0, so this is 0, so 2 by 1 is 2 and this is y pi is a, so मैं लिखता हूँ 1 plus a is equal to 2 by 1 plus 0, this means a is equal to, so 2 by 1 is 2, 2 minus 1 is 1, so a का वैल्यू हमारे पास निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। सो b के लिए क्या बोला है, पहले हमको dy बाई dx निकालना होगा, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। सो इसको डिफरेंशिएट करके हमको dy बाई dx निकालना होगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, सो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी को सॉल्व करते हैं। चलो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, इस वाले को। सो लिखेंगे 1 प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएशन 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन ये 0 और ये वाई प्राइम इज इक्वल टू सी का डिफरेंशिएशन 0, है ना। अब यहाँ से देखो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, so 2 cos x by 1 plus sin x और plus 1 plus sin x y prime is equal to 0। चलो अब वैल्यू रखते हैं। तो बोल रहा है कि dy by dx at x is equal to pi is b, so x is equal to pi, so 2 cos pi is -1, 1 plus sin pi is 0 plus 1 plus 0 and y prime is b is equal to 0. So this implies, you see, this is -2 by 1 is -2 and this is b into 1 is b, so b is equal to
b इज इक्वल टू 2। सो पूछ रहा है व्हाट इज a कॉमा b। सो a कॉमा b इज गोइंग टू बी 1 कॉमा 2। सो द आंसर इज b। देख सकते हो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास। सो b इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो सिंपल सा आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। सो द आंसर इज बी। अगले सवाल देखते हैं। सो ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। सो ये देखो पॉइंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है। सो आपको जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, सो वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड वी हैव टू टेल सो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। यदि हम ऐसे देखें सो इस फंक्शन का जो कि ये हमारा फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, सो इसका मैक्सिमम वैल्यू यदि हम देखें तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। सो डी ऑप्शन तो ऐसे ही नलीफाई हो गया, 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। सो डी ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही काट देंगे कि डी तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं होगा तो ये हमारा ए बी सी में से होगा। वैसा कब होगा, जब इसके जो दो रूट होंगे वो दोनों रूट सेम हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है -3/4 x टू द पावर 4 और -8x³ -45/2 x स्क्वायर प्लस 105। है ना, भारी लग रहा है सवाल, बहुत भारी है। अब क्या करेंगे इसको, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या किया जाता है। मैक्सिमा मिनिमा का जो अपने चैप्टर पढ़ा होगा, सो किसी भी फंक्शन का यदि हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो, सो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। सो पहला काम होगा इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। बच्चा वाला काम है, रूटीन काम है, सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देख लो भैया, है ना। सो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे इसको, अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो वैल्यूज़ निकालेंगे एफ प्राइम एक्स शुड बी इक्वल टू 0। सो मैं इसको 0 करता हूँ। तो लिखेंगे 3x³ माइनस, नॉट माइनस, दिस इज प्लस 24x² प्लस 45x इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, सो 3x कॉमन ले लूँगा और 3 को उधर डाल दूँगा, सो जाएगा x कॉमन 3x, सो बच गया x² प्लस 3 8x प्लस 3 15 इज इक्वल टू 0। थोड़ा देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना। सो इसका हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स x इज इक्वल टू 0 -3 एंड -5। मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, सो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जो आंसर था वो आंसर क्या पूछ रहा था उसमें, तो सवाल में ये पूछा था, वो उसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में नहीं पूछा था कि कितना मैक्सिमम होगा और कितना मिनिमम होगा। उसने पूछा था कि कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे, कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। सो आप देखो यहाँ पे, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस आर। सो हमको कितने पॉइंट्स मिले, सो 1 2 3, सो 3 जो है वो आपका आंसर होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सी, है ना। सो काफ़ी अच्छा सवाल था, द आंसर इज सी।
अगला है, तो ये है आपका 3D से सवाल, है ना। तो 3D का सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 3D में बहुत मज़ा आता है ना। एक प्लेन, एक लाइन, एक पॉइंट, एक वेक्टर, कार्टेशियन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना, और हैंडल करने में मज़ा भी आता है। देखते हैं ये सवाल क्या है, आप पढ़ लो बढ़िया से, हो सके तो जब तक हम बोर्ड साफ कर रहे तब तक में आप ट्राई भी कर लो एक आध दो बार, और अपना प्लान भी बना लो कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सवाल क्या है, सवाल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस इज। सो पूछा है क्या भैया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बतलाइए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट का मतलब होता है कि जो लाइन है, जो लाइन हम उस लाइन से उस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन में आपको क्या दिखलाई देगा, देखो यहाँ पे √6 √6 √6 √6, मतलब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है और सब में √6 है, तो हमें अननेसेसरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। बट चूँकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द फुट ऑफ। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ और ये एक पॉइंट है और यहाँ से हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, है ना। और ये पॉइंट दिया हुआ है हमको 1,3/2, 2, ये पॉइंट दे दिया, मान लिया P, मान लिया N। सो पूछा है N का कोऑर्डिनेट बतलाओ और Pn लेंथ बतलाओ। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है भैया, प्लेन का इक्वेशन लिख लो 2x - 2i प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ प्लेन का इक्वेशन, और यदि आपको थोड़ा सा याद भी होगा प्लेन का, सो उसमें हम लोग बात करते थे डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में, हम लोग बात किया करते थे डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होता है, उसके बाद प्लेन में हम लोग बात करते थे कि एक उसका नॉर्मल वेक्टर होता है, प्लेन का नॉर्मल, और नॉर्मल वेक्टर का आप उस वैल्यू को, वेक्टर को निकाल सकते हो, और वो वेक्टर हम लोग कैसे मानते हैं। सो इस डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, लेट्स से दिस इज ईटा वेक्टर, सो ईटा वेक्टर को हम लोग ये डायरेक्शन रेशियोज़ के टर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना। यदि हम देखें सो व्हाट इज़ माय ईटा वेक्टर, और ईटा वेक्टर की यहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है। सो चलो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो जी फटाफट लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कैसे लिखें सो लिखेंगे x - 1 डिवाइडेड बाई इसका डायरेक्शन रेशियोज़ इस डायरेक्शन में, सो ये है 2, सो दिस इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, चलो भैया y में लिखते हैं, सो y - 3/2 डिवाइडेड बाई इसका y का कितना है -2, सो लिखा -2 इज इक्वल टू z माइनस, वो पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, सो z - 2, इसका डायरेक्शन रेशियो दिस इज गोइंग टू बी 4, है ना। सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, है ना। सो मान लेते हैं दिस इज गोइंग टू बी k, सो ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के लिए हमने ये वैल्यू मान लिया है k। सो चलो बतला दो x का वैल्यू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, सो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2k + 1, ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो -2k + 3/2, ऐसे ही z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4k + 2, अरे हाँ कि ना 4k + 2, हाँ जी 4k + 2। अब ये जो है x, y और z, सो दिस इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। यदि ये पॉइंट
इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सो इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। सो बस वही काम करा देंगे और के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो चलो सेटिस्फाई कैसे कराएं, इस वैल्यू को हम प्लेन के इक्वेशन में डाल देते हैं। चलो यहाँ आते हैं। सो 2x के जगह पे क्या रखेंगे, 2k + 1 -2 y का वैल्यू -2k + 3y2 + 4 और z का वैल्यू 4k + 2 + 5 = 0। चलो सॉल्व करो। 2 × 2 = 4, सो 4k + 2 माइनस माइनस प्लस 4k -2 2 कैंसिल, सो -3 यहाँ से करें, सो प्लस 16k + 8 + 5 = 0। So 4, 4, 8, 16 + 4 is 20, 20 + 4 is 24k. 2 - 3 is -1, -1 + 4 is -1 + 5 is 4 और 8 + 4 is 12. So this is +12 = 0 and this gives k is equal to -1/2. अब k is equal to -1/2 यहाँ रख दो। अब यहाँ से सो x is equal to k is equal to -1/2 -1/2 2 2 कैंसिल, -1 + 1 0 y k is equal to -1/2, so -1/2 2 2 cancel, minus minus plus, this is 1 1 + 3/2 is 5/2. Z is equal to k is equal to -1/2 -1/2 2 2 = 4 -2 + 2 0. So what is the foot of perpendicular? So foot of perpendicular is going to be 0, 5/2, 0. ये बन गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का हमारा फार्मूला क्या होता है, सो इस पॉइंट में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हम लोग। सो 2 × 1 - 2 × 3/2 + 4 × 2 + 5 divided by the square root of 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करो। सो 2 2 = 4, मैं इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम का काम ख़त्म। सो 2 2 कैंसिल, दिस इज -3, सो 2 - 3 is -1, -1 + 5 is 4 और 8 + 4 is 12, 16 20 24, so 24 is square root of 24, so this is going to be equal to 12/2√6। दो से इसको बताएं, so this is going to be simply √6। आ गया, √6 तो आया ही है, आना ही था इसको। So what is the answer? So the foot of perpendicular is 0 5/2, 0 0 5/2, 0. So the answer is B, √6 and 0, 5/2, 0 है ना। तो काफ़ी मज़ेदार सवाल होता है 3D का, बहुत मज़ा आता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सो ये है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो प्रॉब्लम लिया गया है, और ये प्रॉब्लम में दिया गया है आपको कि साइन इन्वर्स 6x + sin इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2। सो इसका सॉल्यूशन बतलाइए, मतलब x का वैल्यू आप बतला दीजिए कि x का वैल्यू जो है वो कितना होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो x इज इक्वल टू +- 1/12 और -1/12। देखो भैया कैसे इसमें से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं वैल्यूज़। क्या x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, या x का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है? देखते कौन सा है। साइन इनवर्स में आपको पता है कि x यदि पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, ये भी वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, और इधर में निगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं होगा, और वो भी a भी नहीं हो सकता है। अब बच गया हमारे पास c और d।
तो चलो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो सिंपल वे में इसको हम लोग मूव करेंगे। सो साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस π/2। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है ना, इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। सो मैं एक कोई सा भी सिंपल मेथड में π/2 को इधर लाता हूँ, इसको उधर लेके चला जाता हूँ। आप π/2 को साइन के टर्म में लिखो, फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाओ। तो देयर आर मेनी मेथड्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। है ना। अब दोनों साइड में यदि मैं साइन ले लूँ तो लिखूँगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस 6√3x, और साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस 6√3x। अब कॉस साइन इनवर्स यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे इसको यदि तोड़े तो कैसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखे हुए थे। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू थीटा। सो वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 6x मीन्स perpendicular divided by, let me write, perpendicular divided by the hypotenuse. Sin theta is equal to 6x by 1. So cos theta is equal to, यदि cos theta का वैल्यू निकालें, so this is perpendicular and this is the hypotenuse. So square root of 1 minus 6x का whole square divided by 1. And this is what is, so हम क्या निकाल रहे हैं, cos sin inverse cx। तो sin inverse 6x को क्या लिख सकते हैं, sin inverse 6x को थीटा। सो देखो यहाँ पे सो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 6√3x। और चलो cos थीटा का वैल्यू देखते हैं। सो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा इतना। सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6√3x। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। So 1 minus 36 square is equal to 36 into 3x square। और इसको इधर लेके जाओगे, so 36 into 4x square is equal to 1, और x square is equal to 1 by 36 into 4। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2, मतलब प्लस माइनस 1 बाई 12। और हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 12 नहीं हो सकता। सो होना क्या चाहिए, हाँ जी, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, यदि हम प्लस वैल्यू लेते हैं, सो प्लस वैल्यू में हमारा, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी positive, this value is going to be positive, and the sum of these two value never ever going to be minus π/2. That is why the answer is going to be x is equal to minus 1 by 12. So the correct answer is going to be minus 1 by 12. This is the correct answer. चलो थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं। So अगला सवाल देखते हैं। से आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिया हुआ सवाल है। इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी फॉर्म, सो देन फाइंड पोजीशन ऑफ वर्ड मदर। यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि मदर को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। सो हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, और इसमें आप ये मान लेना, इसमें जो है ना स्मॉल और कैपिटल वाला बात जो है
उसको आप काउंट नहीं करोगे तो देखो इसमें कितना है, सारे कैपिटल में ही है। सो MOTHER, MOTHER 1 2 3 4 5 6। यदि मैं बोलूँ कि इसको कितने तरीके से, टोटल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो आपका रिपीटेड नहीं है। बोला कि ठीक है आप ऐसे लिख लो और जो भी आपके जितने भी लिखे हो सबको डिक्शनरी में आप अरेंज कर लो, और उसके बाद देखो कि ये जो वर्ड है मदर ये कौन से नंबर पे आता है, ये यही पूछा गया है इसमें, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो डिक्शनरी के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका नंबर निकालेंगे और ऊपर से काउंट करते चले जाएंगे। सो डिक्शनरी में देखो इसमें से कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा, तो सबसे पहले ई आएगा। सो मैं पहले पोजीशन पे ई रखता हूँ। सो ई के साथ इधर वाले जो हैं वो कितने जगह खाली होंगे हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। सो ई के बाद यहाँ पे 5 है। सो ई के साथ हमारे कितने वर्ड बन सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5। सो फैक्टोरियल 5 वर्ड तो होंगे, और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया 5 4 3 2 1। 120 वर्ड तो आपका केवल ई से बन जाएगा। सो अल्फ़ाबेट में हमारा डिक्शनरी में जो सबसे पहला लेटर जो आएगा वो ई आएगा, और ई से कितने वर्ड बनेंगे हमारे 120। अब ई के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे ई का यदि वर्ड ख़त्म हो जाएगा सो ABCDEFGH, एच आ गया। सो एच के साथ भी 1 2 3 4 5। सो एच के साथ भी हमारा फैक्टोरियल 5। सो 5 मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट 120, इसका भी बनेगा। अब एच के बाद अब बच गया हमारे पास कौन कौन सा लेटर, टी है, ओ है, एम है, आर है, और इन सब में आएगा हमारा लेटर अब आएगा एम। तो लो जी एम तो आ गया, है ना। सो एम के बाद अब एम के बाद कितने वर्ड बनेंगे, सो एम में यदि हम स्टार्ट करें सो सबसे पहला लेटर ये डिक्शनरी में रखें, सो अल्फ़ाबेट में यदि हम रखें सो कौन सा आएगा, फिर से यहाँ पे ई आएगा। सो मैं यहाँ पे ई रखूँगा। सो यदि मैं यहाँ पे ई रखता हूँ सो 1 2 3 4, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई है, ई के बाद फिर हम यहाँ पे एच रख सकते हैं। एम फुल हो चुका है, एम ऑलरेडी हमारा यूज़ हो चुका है। अब एच, तो इसको भी 4 तरीके से, फैक्टोरियल 4, सो 24, है ना। एच के बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो ओ, है ना। अब तो वो आ जाएगा, अब यही हमको चाहिए था। अब ओ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एम ऑलरेडी है। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 तरीके से। अब एम ओ रखेंगे सो यहाँ पे कौन सा तरीका आएगा, फिर यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, ओ के बाद यहाँ पे फिर से हम ई रख सकते हैं। सो 1 2 3 फैक्टोरियल 3, सो 3 गुना 2 विच इज़ इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, ई के बाद फिर एच रखेंगे, एच रखेंगे तो फैक्टोरियल 3, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, है ना। ई के बाद एम यूज हो चुका है, ओ यूज हो चुका है, ई लगा लिए, एच लगा लिए। अब टी और आर, सो पहले आएगा आर, सो आर के लिए भी फिर 3 तरीका, फैक्टोरियल 3, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब आएगा टी, सो एम ओ टी हो गया, है ना। अब टी के बाद यहाँ पे देखें सो अभी मेरे पास 3 जगह है, सो फिर से हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे ई रखेंगे, तो फिर 2 तरीका, सो दिस इज गोइंग टू बी 2। ई के बाद फिर एच रखेंगे, सो एच रखेंगे, सो एच आ गया। अब यहाँ पे क्या रख सकते हो, ई आर, सो इसको कितना रख सकते हो, फैक्टोरियल 2, सो दिस इज 2। इसके बाद आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। आप काउंट कर लो इसको, और लास्ट में एक और बचेगा एच के बाद, सो मैं ऊपर में लिख दूँ क्या, थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट करना था। चलो हमारे पास कहाँ तक आया है, यहाँ तक। सो
MOT ई तक हो गया है, ई रख लिया तो फैक्टोरियल 2 हमने रख लिया है। और अभी डॉट है ना। अब MOTE की जगह अब रखेंगे H, सो ER, सो फिर से फैक्टोरियल 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2, है ना। अब यहाँ पे MOTH हो गया, अब यहाँ पे रखेंगे E, सो इसको अब कितने तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं MOTH, यहाँ पे रखते हैं E, तो यहाँ पे बच गया एक, सो इसको एक तरीके से रख सकते हैं। चलो जब सबको जोड़ लो कितना हो गया, इतना तरीका हो गया। सो 2 1 3 3 4 7 4 11 11 1 2 3 6 है, 1 2 2 है, सो 10 10 20 26 28 29 31, बढ़िया से काउंट कर लो, 2 और 1 3 3 4 7 4 11 6 17 17 23 23 29 1, है ना। और 2 4 6 8 2 10 0, कुछ छूट गया है क्या, दो और 1 3 4 7 4 11 6 17 17 3 20 3 23 6 29 29 30 31 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 1 2 3, so 3 1 1, so this is going to be 3 1 1, this is going to be the answer 3 1 1, है ना। सो केवल आपको कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा भी मिस्टेक होगा, सो ये परमुटेशन में प्रॉब्लम होता है ऐसा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। सो ये है आपका कर्व एरिया का सवाल, किसका है हमारा, ये कर्व एरिया का सवाल है। एरिया इंक्लूड्स बाय द रीजन गिवन बाय मॉडुलस ऑफ x बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ y बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज लेस इक्वल टू 1 इज। सो इन दो कर्व के बीच में जो हमारा एरिया इंक्लोज्ड होगा वो क्या होगा। आप देख सकते हो एक जो इक्वेशन है वो है आपका एलिप्स का, और दूसरा आप जानते हो ये आपका एक रेक्टेंगल बनाता है ना। सो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। So this is x and this is y. This value is 2 and this value is 3. So this is ellipse x square by 4 plus y square by 9. अब मॉडुलस ऑफ x by 2 plus मॉडुलस ऑफ y by 3 is greater equal to 1. So इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का होता है। So we have to find out this area. तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, यदि हम पहला इक्वेशन देखें सो हम पहले क्वाड्रेंट में लेते हैं। सो क्या करेंगे, चूंकि हमारा पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो सिमेट्रिकल है, सो एक का एरिया निकाल के उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। सो चलो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मान लेते हैं, तो इसमें x और y दोनों हमारा पॉजिटिव होगा। सो ये वाला पहला इक्वेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस x बाई 2, है ना। और दूसरा इक्वेशन देखें सो हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4।
और इसको लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि हम इसका एरिया निकालने का कोशिश करें तो इसका एरिया, सो दिस कर्व माइनस दिस, सो ए इज इक्वल टू, और इसको ए प्राइम बोल देते हैं। सो कहाँ से कहाँ तक x का इंटीग्रेशन होगा, फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, द अपर कर्व माइनस द लोअर कर्व। सो अपर कर्व हमारा एलिप्स का है, सो ये वाला है। सो इसको लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस दिस, सो 3 1 माइनस x/2 dx, है ना। और ये हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये मेरा एरिया बन जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करना है। सो ये एक कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हो, है ना, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम लोग ये सवाल बना सकते हैं। और यदि हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूला यूज़ करें, सो बेसिक फार्मूला मतलब मैं इसको शॉर्ट वे में कैसे बनाऊंगा, इतना कुछ तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जब ऐसे चुटकी बजा देती है हमारा ये सवाल बन जाएगा। सो आप लोग को पता होगा कि एलिप्स का टोटल एरिया क्या होता है। यदि एलिप्स में आपका कोई भी, यदि ये ए है और ये बी है, सो द एरिया इज गोइंग टू बी पाई ए बी, क्लियर। सो टोटल एरिया, सो मैं यदि इसके एक क्वार्टर का बात करूं तो हो जाएगा पाई ए बी बाई 4, क्लियर। सो यहाँ से देख लो, यदि मैं इस पूरे एरिया का बात करूँ एलिप्स वाला, सो इसका हो जाएगा वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको अननेसेसरी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल वे बतला रहा हूँ कि इसको ईजी वे में कैसे बनाएंगे। सो ये जो 1 क्वार्टर है, इस 1 क्वार्टर एलिप्स का एरिया हो गया मेरा पाई इंटू ए इंटू बी। सो ए इज़ 2 एंड बी इज़ 3। अब इसमें से, इस क्वार्टर में से यदि मैं इसको निकाल दूँ, इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल दूँ, तो ये एरिया बच जाएगा। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हाफ into base into perpendicular, so into 2 into 3, so this is going to be 6 pi minus 3, 6 pi minus 3, so sorry, pi ab by 4, so 6 pi by 4 minus 3, सो ये इसका एरिया हो गया। अब इतना 1 2 3 4, तो इसमें टोटल में हमको कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 4 कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 पाई माइनस 4 3 ज़ा 12, सो 6 पाई माइनस 12 इज द आंसर। देखो इसमें दो ऑप्शन इसमें प्रिंटेड है, 6 पाई माइनस 12। सब इसलिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, 6 पाई माइनस 11 कुछ भी कर लो, किसी को 10 तो दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 12 दिया, किसी को 13 कर लो, सो आंसर होगा 6 पाई। तो यहाँ पे तो देखें तो सी और डी दोनों आंसर हमारा सही है ना। तो सी और डी में से सो इसी को कर लेते हैं, शायद यही हमारा आंसर में है। सो 6 पाई माइनस 12 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें यहाँ पे आंसर सी दिया हुआ है, मतलब डी में कुछ टाइपिंग एरर है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका कहाँ से है, सो ये भी आपका 3D से है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर 3D, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं 3D का सवाल कैसा है। सो इसमें अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1, 2 एंड 1, 2, 1। चलो मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ, और ये जो है वो कोई 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सो लेट्स से 1, 2, 1 एंड 2, 1, 2, 2, 1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन। और ये जो प्लेन है, सो दिस प्लेन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सो ये है 2x इज इक्वल टू 3y एंड z इज इक्वल टू 1। सो पूछ रहा है कि द प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। सो इसमें से कौन से पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है। सो सिंपल सा है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और उसके बाद हमको सारे पॉइंट्स को रख के देख लेना है, सेटिस्फाई कर लेना है। सो देख लो यहाँ पे इस इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन,
कैसा हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको, सो x बाई 3 इज इक्वल टू इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z वाला में z माइनस 1 बाई 0. सो दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना. अब इस प्लेन का देखो, सो प्लेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. सो कैसे लिखते हैं हम लोग, सो मान लेते हैं कि इस प्लेन का जो है वो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल में होता है और इसका डायरेक्शन हम ले लेते हैं, सो जाएगा a, b, c इस डायरेक्शन में. सो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो क्या लिख सकते हैं, a x माइनस, मान लेते हैं इस पॉइंट से लिखते हैं इसको रेफरेंस लेके, x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. लेट से इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हमने एक जनरल इक्वेशन हमने मान लिया है ना. अब चूंकि ये जो प्लेन है ये कहाँ से पास कर रहा है, 2, 1, 2 से पास कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा. तो रख लो 2 माइनस 1 इज़ 1 मीन्स a, 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, सो दिस इज माइनस b, और 2, 1 इज़ 1, सो प्लस c इज इक्वल टू 0. सो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखें, सो इसका डायरेक्शन कोसाइन है, कोसाइन नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज. सो इसका डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे, सो ये है 3, 2 और 0, है ना. अब इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0. सो चलो करते हैं. सो इसका है a b c और इसका है 3, 2 आपका 0. सो लिखेंगे क्या, सो 3 इंटू a प्लस 2 इंटू b प्लस 0 इंटू c इज इक्वल टू 0. सो लिखेंगे 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0. ये निकल गया. अब 3a इज प्लस 2b इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. चलो किसी को लिखते हैं. सो लिखते हैं 3a इज इक्वल टू माइनस 2b और इसमें रख लेते हैं. सो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या लिखेंगे, 3a माइनस 3b. लेट्स से इक्वेशन नंबर 3. सो 3a माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और 3a इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, माइनस 2b माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 5b. सो दिस इम्प्लाइज 3c इज इक्वल टू 5b. क्लियर. सो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, 3c इज इक्वल टू 5b. अब यहाँ पे नहीं रखते हैं. सो a इज इक्वल टू लिखेंगे, सो माइनस 2b, a इज इक्वल टू माइनस 2b बाई 3 x माइनस 1. देखो वहाँ पे इस वाले में रख रहे हैं, प्लस b x माइनस 2 और प्लस c इज इक्वल टू 5 बाई 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5b. देखो यहाँ से b हमारा निकल जाएगा, है ना, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो. सीधे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, सो 3 कैंसिल, यहाँ पे मेरा 3b, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे 3b हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, है ना. उसके बाद b निकाल के हम लोग रख सकते हैं. सो यहाँ पे बचेगा मेरा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3x. ओ आई एम सो सॉरी, दिस इज y माइनस 2 एंड दिस इज z माइनस 1. सो दिस इज 3y माइनस 6 प्लस 5z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. हाँ जी, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. कितना मिलेगा हमारा, सो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y
प्लस 5z यहाँ पे है प्लस 2 माइनस 6 माइनस 5, सो 6 और 5 11, 11 में से 2 गया 9, so this is minus 9 is equal to 0. So this is what is the equation of plane. So ये हमारा प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो इस प्लेन से पास करेगा। चलो चेक करते हैं ए में, -6, 2, 0, सो -2 -6 + 3 y is 2 + 5 × 0 -9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 12 + 6 and this is 0 and -9, so this is not going to be equal to 0. so A ऑप्शन हमारा गलत है। B ऑप्शन में आते हैं। so B ऑप्शन में 6, -2, so -2 6 + 3 × -2 + 5 × 0 -9 is equal to -12 -6 -9, so this is also not equal to 0. C में आते हैं। so -2, 0, so हो जाएगा -2 × -2 + 3 × 0 + 5 × 1 -9 is equal to, so minus plus 2 2s are 4, 3 × 0 0 + 5 -9, 5 + 4 is 9, 9 - 9 is 0. Yes, so this is the point. So this is going to be the correct answer. क्लियर? सो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। यदि हम अगले सवाल की तरफ मूव करें, तो अगला सवाल है हमारा एक सिंपल सा अलजेब्रा से है। अलजेब्रा नहीं बोलेंगे इसको, आपका फंक्शन का सवाल बोल सकते हैं। सो Px is a polynomial of degree 3 which have maximum value 8 at x is equal to 1 and minimum value 6 at x is equal to 2 find. so ये मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। सो आपको पॉलिनोमियल के बारे में बोला है कि उसका कौन सा ऑर्डर है। हाँ जी, सो 3 डिग्री, सो डिग्री 3, सो डिग्री 3 का यदि हम जनरल इक्वेशन लिखें, सो जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग। सो लेट्स से दिस इज Px इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यदि जनरल लिखें, सो ax³ + bx² + cx + d। देख लो, ऐसा ही लिखते हैं ना जनरल इक्वेशन। यदि हम 3 डिग्री का लिखें तो ये हमारा Px हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि विच हैव मैक्सिमम वैल्यू 8 एंड मिनिमम वैल्यू 6 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम देखना है। तो हमको पहला स्टेप क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट P'(x) एंड दिस इज गोइंग टू बी 3ax² + 2bx + c। यस और नो? तो ये मेरा इक्वेशन आया, और ये कब 0 है, तो चूँकि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सो दो वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 होना चाहिए और x इज इक्वल टू 2 पे भी ये 0 होना चाहिए। सो यदि हम देखें, सो P'(1) इज इक्वल टू 3a + 2b + c इज इक्वल टू 0, और ऐसा ही हमारा P', ये 2 वाला भी 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम क्रिटिकल वैल्यू। So 2 2s are 4, so this is 12a + 2 2s are 4b + c is equal to 0. So this is equation number 1, this is equation number 2. थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो 2 - 1 करते हैं, सो 12 - 3 is 9a, so 2 - 1, so 9a + 2b is equal to 0. so हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू -9a/2। सो b का वैल्यू a के टर्म में आ गया। और क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, 8 है, और कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे। सो इसमें यदि x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। सो यहाँ से लिखते हैं, सो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, सो हमारे पास आएगा a + b + c + d इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, इसको
6 आ रहा है। x इज इक्वल टू यदि हम 2 रखते हैं सो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 6। चलो दोनों को घटा लो। सो 7a प्लस 4b प्लस नॉट 4b 3b प्लस c इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज -2। ना यहाँ से ये वैल्यूज़ निकल गए। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P0। सो यहाँ से और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो b का वैल्यू हमने a के टर्म में निकाला है, वी डोंट हैव द अदर वैल्यूज़। (7a plus 3b plus c is equal to -2), 3a plus 2b plus c, 12a plus 4b is equal to 0। Find P0। So देखो यहाँ से यदि हम P0 की बात करें सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। ये D कैसे निकलेगा? ये वाला D हमको कैसे निकलेगा? सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a plus b plus c। सो D का वैल्यू निकालना है। सो Px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विच हैव मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू 8 है और x इज इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है। सो यहाँ से हमको आ गया 6 और 8, यहाँ से हमको 2 इक्वेशन आया। सो टोटल 4 इक्वेशन हुए। अननोन है हमारे पास 1 2 3 4, 4 अननोन भी हैं, चारों निकल जाने चाहिए यहाँ से, है ना। सो यहाँ से यदि b का वैल्यू हम इसमें रख दें, देखो तो नाउ फ्रॉम, चलो 1 को यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम 1। सो 3a प्लस 2 और b का वैल्यू रखते हैं। सो b का वैल्यू रखेंगे तो -9a/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3a माइनस 9a प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -6a। सो c इज इक्वल टू 6a। चलो यहाँ पे रख लेते हैं c इज इक्वल टू 6a। अब इसमें रख लो। सो 7a प्लस 3b, सो 3 और b इज इक्वल टू -9a/2 और प्लस c इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू -2। सो चलो करते हैं। सो 14a माइनस 27a प्लस 12a इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा 14 2 16 और 10 26। सो -a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4। देख लो एक बार, 12 और 4 16, 10 26, 26 और 1 27। सो ये a इज इक्वल टू -4, सो a इज इक्वल टू 4। यदि a इज इक्वल टू 4 हो गया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b। सो b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, सो 2 2 ज़ा 4 -18। What is c? The value of c is equal to 6a. So 6a. So a is 4. So c is equal to 24। देखो अब किसी एक इक्वेशन में इसमें रख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, सो a का वैल्यू है मेरा 4, b का वैल्यू है मेरा -18 प्लस c का वैल्यू है 24 प्लस d इज इक्वल टू 8। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 4 28 28। तो ये हो जाएगा 10। सो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। तो a b c d सबका वैल्यू निकल गया। तो चलो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया? थोड़ा सा लेंदी सवाल दिया है, कैलकुलेटिव है काफ़ी। सो p ऑफ x इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमारा कितना आया है? a का वैल्यू आया है 4। सो 4x³ प्लस b का है -18।
सो -18x², c का वैल्यू है 24x प्लस d का वैल्यू है -2, सो दिस इज -2। तो पूछा है p ऑफ 0, सो 0 0 0, सो p ऑफ 0 इज -2। यही आपका आंसर हो गया, p ऑफ 0 इज -2। So the answer is -2. क्लियर? सो बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।